नहीं था, लेकिन ये पहली बार ऐसे नए तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप कल्पना करिए कि वहां हजारों की संख्या में चीवर में लोग होंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की वो अंतिम इच्छा कि हमारा देश बौद्धमय भारत बने, उसका एक स्वरूप, एक नमूना वहां देखने को मिलेगा। इसे भंते जी ने बहुत प्राथमिकता में लिया है, गंभीरता से लिया है। भले ही वहां लोगों में अभी इतनी बड़ी तादाद में ये काम करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन भंते जी की प्रबल इच्छा थी कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया है, वो भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भंते जी काफी सघन अभियान चलाकर गुजरात के कई महत्वपूर्ण जनपदों में निरंतर 2-2, 3-3 बैठकें ले रहे हैं आज उसी वजह से। और हमारा भी दायित्व है कि हम इसे सहयोग माने कि आज भंते जी भले हमारे वहां नहीं है इस बैठक में, लेकिन हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ये कार्यशाला चलती रहे। तो धैर्य के लिए बहुत साधुवाद आपका कि आप बहुत धैर्य के साथ इस बैठक का आनंद लेंगे। सामान्य सज्जनों, बीआरसी के माध्यम से आधुनिक भारत में धर्म के बारे में जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो बड़ा अद्भुत है। इस मामले में बीआरसी की बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित होती जा रही है, जिसमें श्रद्धेय भंते जी का मार्गदर्शन बना रहता है। विषय अलग अलग हो सकते हैं, इरादतन विषय हमने अलग अलग रखे भी हैं, लेकिन मकसद ये है कि किसी तरह ये व्यवस्था निर्माण का कार्य और उसका अर्थ हमारी समझ में आना ही चाहिए। आज का भी जो विषय है वो बहुत ही व्यवहारिक है और बहुत सुंदर है। मैं एक बार पढ़कर सुना रहा हूं। सामाजिक आंदोलन में हमारी भूमिका। निश्चित रूप से आपने सामाजिक आंदोलन शब्द को पूर्व में भी सुना होगा। बड़ा प्रचलित शब्द है, लेकिन इसका इतिहास बड़ा पुराना है। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है और सामाजिक आंदोलन का हमसे बहुत गहरा संबंध है। सामाजिक आंदोलन हमें विरासत में मिला है और हम इसके लिए जाने जाते हैं, ये हमारी जरूरत भी है। सामाजिक आंदोलन में अपनी भूमिका से पहले हम चाहेंगे कि आपको सामाजिक आंदोलन के एक प्रारंभ में ले चलते हैं। भले ही बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन से हमारा गहरा संबंध है और इसका एक गौरवशाली इतिहास है जो हमारे महापुरुषों से जुड़ा है, हमारे पुरखों से जुड़ा है, हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी शुरुआत भले ही महाकारुणिक बुद्ध से है, लेकिन मैं आधुनिक भारत में इसकी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं ताकि बात ठीक से समझ में आ सके। ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है। ऐसा हो नहीं सकता कि सामाजिक आंदोलन की बात हो और वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से के बिना हो, ये संभव नहीं है। तो जिसे आसानी से समझा जा सकता है, मैं वहां आपको लेकर चल रहा हूं। इसकी शुरुआत हम वहीं से करते हैं जो बहुत हमारे करीब है। 1848, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 18 लगभग इसको 150 वर्ष का समय मान के चले आप। अभी जो जिस समाज में हम रह रहे हैं उसको पहला ही काम था समाज बनाना। हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए जहां समाज ही नहीं रहे। जातियों के प्रभाव से एक दूसरी धार्मिकता ने हमारे अस्तित्व को ही नष्ट कर डाला और इस अस्तित्व को बनाने के लिए महापुरुषों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पहला संघर्ष तो जो हमारा सामाजिक अस्तित्व ही खत्म हो गया था, हम समाज ही नहीं रहे, हम जातियों में बटे और अपने अस्तित्व को खो बैठे।
तो ऐसे समुदाय को समाज बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक लंबे आंदोलन के बाद समाज बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और वहीं से यह सामाजिक आंदोलन की शुरुआत होती है। एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप सामाजिक आंदोलन को ठीक से समझ सके। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब का जन्म पिछड़ा वर्ग में हुआ। दूसरी भाषा में कहें तो वो सछूत वर्ग में पैदा हुए जिन्हें छुआ जा सकता था। परिवार की भी माली स्थिति थी। माली स्थिति माने वो संपन्न थे। वो एक मित्र की शादी में जाते हैं और वहां जाकर के जो दूसरी समाज का था वहां जाकर उनका जाति के आधार पर अपमान हुआ और ऐसा घोर अपमान हुआ। चूंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर था, साधन संपन्न थे, अच्छा पहनते थे, सर पर पगड़ी रहती थी, इतना घोर अपमान हुआ, बड़ी निंदनीय घटना है। और उस अपमान से इतने आहत हुए, घर लौटे तो 2 या 3 दिन तक तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले, किसी से बोले नहीं, बहुत उदास, प्रतिशोध की आग में बहुत ज्यादा जल रहे थे। माता सावित्रीबाई फुले ने ऐसा नोट किया, महसूस किया कि ये अमुक की शादी में जब से गए हैं और लौटे हैं तब से न बातचीत ठीक कर रहे हैं, न सामान्य रूप से रह रहे हैं, न कुछ, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। दूसरे तीसरे दिन जब माता सावित्री ने उनके परेशान होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सावित्री, मैं वह बारात में गया था और मेरा बड़ा अपमान हुआ, जाति के आधार पर मुझे बहुत कुछ कहा गया और बारात से बाहर निकाल दिया। मेरा मन करता है कि मैं उन लोगों को मार डालूं। इस तरह का उनका प्रतिशोध था। लेकिन माता सावित्री ने बड़े धैर्य पूर्वक कहा, यह भी भारत में एक अद्भुत घटना है, उनकी समझ का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वो भले ही शिक्षित नहीं थी लेकिन एक सभ्य और शालीन परिवार की महिला थी। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ उनसे कहा कि ज्योतिबा साहब, आपके साथ इतना बड़ा अपमान हो गया कि आप उनको मारने निकल पड़े। क्या आपको नहीं पता कि समाज के अनंत लोगों का रोज अपमान होता है, वो रोज मरते हैं, आप एक ही दिन की घटना से इतने विचलित हो गए। मैं मानती हूं, मैं स्वीकार करती हूं, आपको बेहद दुख है। मैं भी आपको 2 और 3 दिन से देख रही हूं, आप ठीक से बोल नहीं रहे, असहज है, आपको बहुत बड़ा आघात है, दुख है। मैं आपकी जीवन साथी हूं, मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मारना ही चाहते हैं तो उस व्यवस्था को मारो जो रोज हजारों लाखों लोगों का अपमान करती है, उनकी सामाजिक मौत करती है। और मैं भरोसा देती हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इस लड़ाई में जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लगाकर संघर्ष करूंगी। बस उनके शब्दों में बड़ा संयम था, बड़ा धैर्य था। इधर उनके अंदर बड़ी प्रतिशोध की आग थी। एक बार में उनकी समझ में आ गया, अगर मारना है तो उस व्यवस्था को मारो जो रोज हजारों लाखों लोगों का अपमान करती है। यदि हम 2-4 लोगों की हत्या भी कर देते हैं तो व्यवस्था तो जिंदा रहेगी, ये काम कोई और करेगा। एक साथ उनकी समझ में बात आई और मन में संकल्पित हुए, आक्रोश से बाहर निकले, समझ ने साथ दिया और मन में संकल्पित हो गए। यहां से उनके जीवन का ऐसा रूपांतरण हुआ, माता सावित्रीबाई फुले के धैर्य और संयमी शब्दों ने ज्योतिबा साहब के जीवन में बहुत बड़े रूपांतरण का बीज बो दिया।
और उनको आंदोलित कर दिया उस व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल से अनंत लोगों का अहित कर रही थी। देखते ही देखते ज्योतिबा साहब ने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। दोनों इस आंदोलन में पढ़े, काम आगे किया और देखते ही देखते सन 48 में 1848 में पहला विद्यालय खोल दिया और माता सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली शिक्षिका बनी और अज्ञानता रूपी उस अंधकार में ऐसे प्रकाश का बीज बो दिया जिस अज्ञानता के कारण समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा था। ज्योतिबा साहब इस तरह आंदोलित हुए, पहले जीवन साथी माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, साक्षर किया और उस दौर में जहां शिक्षा देना, शिक्षित होने का अपराध था, उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का जो दुस्साहस उन्होंने किया, इससे बड़ी मिसाल आंदोलित होने की कोई नहीं हो सकती। मैं कह सकता हूं एक व्यवस्थित आंदोलन का दौर, एक व्यवस्थित सामाजिक आंदोलन के दौर का शुरुआत यहां से हुआ। एक ऐसा बीजारोपण जिसके अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। सामाजिक आंदोलन की दास्तां का प्रारंभ आधुनिक भारत में लगभग यहीं से होता है। ये आंदोलन की शुरुआत का एक सुंदर उदाहरण हमारे पास है। इसीलिए सामाजिक आंदोलन से हमारा गहरा ताल्लुक है, ये हमें विरासत में मिला है। और ऐसा करते हुए ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले का जो काम शुरू हुआ वो इतना मजबूत और एक रूपता में था। अगर माता सावित्रीबाई ने शुरू किया तो उसका अंत ज्योतिबा साहब ने किया, या ज्योति साहब ने जो शुरू किया उसका अंत माता सावित्रीबाई फुले ने किया। यह काम को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये एक अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। इसी दौरान इस आंदोलन का एक परिणाम था उनके आंदोलित होने का, चूंकि स्वयं आंदोलित हुए। पहले माता सावित्रीबाई फुले के विचारों से, उनके शब्दों से पहले स्वयं आंदोलित हुए और फिर आंदोलन का विस्तार हुआ। चाहे वो पहला सन 48 में विद्यालय खोला, एक विद्यालय से 17 विद्यालय हुए, फिर गुलामगिरी पुस्तक लिख करके एक हजारों साल पुरानी व्यवस्था के खिलाफ एक विचारधारा स्थापित की, फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना, बहुत सारे ऐसे काम किए जो बड़े आंदोलनकारी रहे, जिनसे एक समाज का निर्माण हुआ और समाज आंदोलित हुआ। इससे बेहतरीन और मजबूत शुरुआत मैं समझता हूं भारत में कहीं नहीं हुई। हमारे आंदोलन की शुरुआत तो यहीं से है। और फिर ये दौर चला। 63 साल के बाद ज्योतिबा साहब हमारे बीच से चले गए। 1890 में ज्योतिबा साहब का जाना होता है और सन 91 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। क्या प्राकृतिक संयोग है, एक चिराग बुझा तो दूसरा चिराग जल पड़ा और फिर आंदोलन की शुरुआत फिर हो गई। और ज्योतिबा साहब फुले के जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको नहीं देखा, लेकिन दुनिया का सबसे महान विद्वान, ज्ञान का प्रतीक, उन्होंने कहा, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना मार्गदर्शक माना हो, सामाजिक मार्गदर्शक माना हो, आप समझ सकते हैं कि उनका मूल्यांकन करना कितना बड़ा काम है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष ने अपना मार्गदर्शक, अपना सामाजिक प्रेरणा का स्रोत ज्योतिबा फुले साहब को माना हो, तो समझ सकते हैं ज्योतिबा साहब फुले का कितना बड़ा कद रहा होगा। और फिर एक दौर शुरू हुआ। ज्योतिबा फुले, चाहे वो इसके बीच में पेरियार साहब भी थे। पेरियार साहब ने भी तो धार्मिक दास्ता के खिलाफ, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ समाज को आंदोलित किया। और ये उन्हीं के आंदोलन का प्रभाव है कि आज देश भर के अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोग एक अलग छवि में जाने जाते हैं।
आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन और फिर बाबा साहब का समाज के कल्याण का जो कार्य था वो शुरू हुआ। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सन 1927 का चौबदार तालाब का जो आंदोलन है, जीवन का पहला आंदोलन, जब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 5,000 लोग जीवन में पहली बार सम्मिलित हुए, एक ऐसा आंदोलन जो भरी जबानी का आंदोलन है। 36 साल की अवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जो एक प्रतिशोध का आंदोलन था, वो भी सामाजिक आंदोलन की शुरुआत है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज का नेतृत्व करते हुए जिस महापुरुष ने, आप समझ सकते हैं, दुनिया की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई धूप ताप भी जिस पर हमारा अधिकार नहीं था, धूप ताप वायु जल, जिस समाज के लिए पानी पीने की लड़ाई भी लड़नी पड़ी हो, पानी पीने का हक भी लड़कर मिला हो, आज समझ सकते हैं कि हमारे सामाजिक आंदोलन का इतिहास कितना गहरा संबंध रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सामाजिक आंदोलन की शुरुआत भले पूर्व से चल रही थी, लेकिन चौबदार तालाब का पानी पीना ये दुनिया का एक अद्भुत सामाजिक आंदोलन है, जहां एक महामानव को, एक देश के अनंत लोगों को पानी का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, और उसमें तमाम लोगों को चोटें आई, निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसा दी गई, कितने लोग हताहत हुए। बाबा साहब अम्बेडकर वहीं से संकल्पित हुए। कितना आक्रोश बाबा साहब के जीवन में आया, उसकी बुनियाद वहीं से है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन की शुरुआत थी। इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में कहा। भले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से आगे चलते जीवन भर, चूंकि उस वक्त बाबा साहब कोई सरकार बनाने का काम नहीं कर रहे थे, वो तो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, हमें आदमी साबित करने की लड़ाई लड़ रहे थे, पानी पिलाने की, हमें आदमी साबित करने की लड़ाई लड़ रहे, हम आदमी, इस बात की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, महापुरुष, सामाजिक आंदोलन के पुरोधा। तो सामाजिक आंदोलन इस कदर हमारे बीच में रहा है। बात और आगे बढ़ती है तो बाबा साहब अम्बेडकर पानी पिलाने के बाद, हमें आदमी बनाने के बाद, आदमी सिद्ध करने के बाद, ये सन 31-32 के जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, उसको सही मायने में कहा जाता है आदमी बनाने की आवाज थी वो, और कुछ नहीं। बाद में अर्थ बाद में समझ लेना। इसका बुनियादी मामला तक हमें आदमी साबित करना। जब वो मताधिकार की बात थी, जब मताधिकार ही नहीं था तो हम आदमी थे ही नहीं। तो आदमी बनाने का आंदोलन, चाहे वो पानी पिलाने वाली बात थी अथवा सन 31-32 में मताधिकार की बात थी, एक महापुरुष हमें आदमी साबित करने के लिए सामाजिक आंदोलन का काम कर रहे थे। और उसके बाद बहिष्कृत भारत पेपर, मूक नायक पेपर, मूक नायक, गूंगे बहरों का नेतृत्व करने वाला, कितना गजब का आंदोलन रहा होगा। आज भी इसे समझते हुए सुनकर के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साहस और दुस्साहस कैसा आज भी नजर आता है। साधनों के अभाव में, गरीबी पराकाष्ठा पर थी, समाज भी अज्ञानता के अंधेरे में था। उस वक्त नेतृत्व करना, सामाजिक आंदोलन करना कितना अद्भुत रहा होगा। और इसके बाद इसी समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कॉलेज स्थापित करना, मिलिंद कॉलेज स्थापित करना, औरंगाबाद में कॉलेज स्थापित करना, मुंबई में कॉलेज स्थापित करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे सामाजिक आंदोलन के कार्य है। और आधुनिक भारत में अगर आए तो मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सामाजिक आंदोलन से प्रारंभ करते हुए अपने जीवन को
और हमें विशुद्ध रूप से हुक्मरान बनाया। एक सामाजिक आंदोलन की दास्तान बड़ी लंबी है, इसका गौरवशाली इतिहास है। सामाजिक आंदोलन से हमारा गहरा संबंध है। ये मैंने थोड़ा सा अतीत इसलिए बताया कि आप सामाजिक आंदोलन की भूमिका और उससे हमारा संबंध ठीक से समझ सकें। अब वर्तमान में जो सही बात है उस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे कि अब सामाजिक आंदोलन में हमारी क्या भूमिका हो। इस बात की चर्चा किए बिना हमारा मकसद पूरा नहीं। तो आइए, आप चाहे बात ज्योतिबा साहब से शुरू हुई, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब से होते हुए आज हम सामाजिक आंदोलन में अपनी भूमिका तय करने की बात कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, अब जो निष्कर्ष निकल कर आया तो हम कह सकते हैं सामाजिक आंदोलन का जो महत्वपूर्ण कार्य है, सामाजिक आंदोलन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य में उसका अर्थ है कि हमारी भूमिका जब आए तो पहला ही काम है किसी भी आंदोलन को दिशा देना। उधर जब आंदोलन हुआ तो ज्योतिबा साहब ने सही आंदोलन की दिशा पकड़ी और उसके परिणाम आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन तमाम आंदोलनों को दिशा दी, नेतृत्व दिया और उसके सुखद परिणाम हुए। मान्यवर साहब काशीराम साहब ने तमाम आंदोलनों को दिशा दी और उसके सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। तो आज समझ में हमारी आया कि पहला काम है, हमारी पहली नैतिकता है, हमारा पहला दायित्व है कि हम आंदोलन को सही दिशा दें। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को बैठ करके कार्य योजना बनानी चाहिए कि इस अमुक आंदोलन की क्या दिशा हो, उसकी क्या कार्य योजना हो, कैसे कैसे उसे अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाए। ये हमारा पहला दायित्व है। दूसरा, किसी भी आंदोलन के लिए आंदोलन बनने से पूर्व बुद्धिजीवियों को बैठना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी आंदोलन, किसी भी घटना को कौन आंदोलन कह दे, किसी भी काम को कब कौन आंदोलन कह दे, और कुछ हो भी जाए तो तभी काम करेंगे जब आंदोलन, कोई काम शुरू हो गया। बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि हम पहले उसको लेकर बैठना शुरू करें, उसकी कार्य योजना बनाएं और दिशा दशा के बारे में गहनता से उसका अध्ययन करें। ये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिबा फुले से लेकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब से लेकर, चाहे पेरियार साहब रहे हो, ज्योतिबा फुले साहब रहे हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हो, और आधुनिक भारत के युग प्रवर्तक मान्यवर साहब काशीराम जी रहे हो, इनमें जो मौलिक तत्व है वो है कि पहले वो स्वयं आंदोलित हुए, पहले आंदोलन को समझा, वो स्वयं आंदोलित हुए, पहले आंदोलन की भाषा को, परिभाषा को समझा, और फिर उन्होंने समाज को आंदोलित किया। तो पहले वो व्यक्ति जो नेतृत्व करेंगे, जो समाज को दिशा देंगे, पहले उनको मुख्य रूप से आंदोलित होना ही चाहिए। और आंदोलित व्यक्तिगत इस कार्य के लिए नहीं, सामाजिक उद्देश्य के लिए आंदोलित होना, जिसमें अनंत लोगों का कल्याण होना है। आंदोलित से तात्पर्य यह भी है एक जागरूक बने रहना, क्योंकि जो समाज जागरूक रहता है उसके अधिकारों का कभी हनन नहीं होता। उसकी जागरूकता का प्रमाण है कि उसके अधिकारों का कभी हनन नहीं होता। इसलिए आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि एक कार्य हो गया तो वही संपन्न होगा। आप देख सकते हैं, भले ही इसकी शुरुआत महाकारुणिक बुद्ध से है, ये प्राचीनतम बात है, लेकिन आधुनिक भारत में जहां हम ज्योतिबा फुले साहब से चल रहे हैं, सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है।
महापुरुष आते गए हैं, मार्ग वही है, समय समय पर महापुरुष बदलते रहे हैं, लेकिन आंदोलन की प्रक्रिया आज भी जारी है और हमेशा जारी रहेगी। तो आंदोलन ऐसा नहीं कि अमुक कार्य को करने के बाद हम आराम से बैठे। आंदोलन सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जागरूकता का बुनियाद है, और इसका मतलब है कि हमारे अधिकारों का कभी ग्रहण नहीं होता। इस बात को आप ठीक से ध्यान रखें। और आंदोलित होने का जो सही अर्थ है आंदोलन का, सामाजिक आंदोलन का, अपनी जरूरतों के ऊपर, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति समाज के हर घटक को भूमिका निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। अब फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका ठीक से आप समझें। अपनी जरूरतों के ऊपर, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति समाज के हर एक घटक को, इसका अर्थ भी तभी पूर्ण होता है, समाज के हर एक घटक को भूमिका निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो कारोबारी हैं, जो साधन संपन्न है, वो धन और संसाधन जुटाकर आंदोलन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कारण कि हमारी क्या भूमिका हो, जो नौकरी पेशे वाले हैं, जो कारोबारी है, जो साधन संपन्न है, उनको धन की व्यवस्था करके, संसाधन जुटा करके आंदोलन की में सहयोग करना चाहिए। जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास, जो कह सकते हैं हमारे आंदोलन की बौद्धिक संपदा है, वो लक्ष्य को समझते हैं, तो अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग करके आंदोलन को दिशा दे सकते हैं, कार्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। जो समाज में लोग प्रचार की भूमिका में हैं, जो प्रचार कर सकते हैं, जो विचारों का विस्तार कर सकते हैं, वो प्रचार की भूमिका में आ सकते हैं। समाज को सही दिशा देने के लिए हमें सतत आंदोलन करना ही पड़ेगा। ये एक छोटी सी प्रक्रिया मैंने आपके सामने रखी है, चाहे वो बाबा साहब से शुरू हुई, आधुनिक भारत में मान्य साहब का दौर हमने देखा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो हम देख पा रहे हैं, ये सामाजिक आंदोलन की भूमिका है। आधुनिक भारत में हम कह सकते हैं, अभी जैसा बताया कि जो लोग साधन संपन्न हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, कारोबारी हैं, वो इस आंदोलन में धन और साधन संसाधन दे करके आंदोलन में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारी बौद्धिक संपदा है, जो विद्वान है, वो अपने ज्ञान का उपयोग करके आंदोलन को अच्छी दिशा दे सकते हैं, उसके लिए कार्य योजना बना सकते हैं। जो लोग प्रचारक की भूमिका में है, वो प्रचार करके इस दिशा में अपना आंदोलन की भूमिका निभा सकते हैं। ये थी हमारी आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन का इतिहास, आंदोलन में महापुरुषों का योगदान और हमारी भूमिका क्या हो, वो आपके सामने रखी। ये एक आंदोलन का स्वरूप है। आज आधुनिक भारत में चूंकि महापुरुषों की श्रृंखला ये जारी रहेगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन महापुरुषों की विचारधारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मान्यवर साहब का, श्रीराम साहब का। साहब ने कहा, सरकार बने या न बने, राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। ये तीन ही लाइन आधुनिक भारत में, जिन्हें हम युग प्रवर्तक कह सकते हैं, उस महापुरुष की बहुत छोटी लाइनें हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन के प्रति कितना गहरा अर्थ है कि राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन किसी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। यानी सत्ता से बड़ा,
राजनीति से बड़ा काम है सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन। इसे बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले सरकार बनाओ, बाकी काम होते रहेंगे। उधर बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है कि धर्म सत्ता का स्रोत रहा है। इसे बाबा साहब अम्बेडकर जाति के संपूर्ण विनाश में कह रहे हैं। इधर मान्यवर काशीराम साहब कह रहे हैं केवल शब्दों में फर्क है, अर्थ वही है कि सरकार बने या न बने, राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। कितनी समानता है महापुरुषों के विचारों में। भले ही एक के बाद एक आए हैं, लेकिन विचारधारा एक होने के कारण उनके मुख से निकले हुए शब्द भी बिल्कुल समान है। आप समझ सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन में हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमारे महापुरुष हमसे कह रहे हैं। तो आइए सामान्य साथियों, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, एक और स्टेटमेंट में बता रहा हूं समाज के लिए। राजनीतिक पटल पर खड़े होकर साहब कह रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के बाद साहब का मैं आपको कोटेशन दे रहा हूं, उनका विचार दे रहा हूं। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें नहीं होंगी, उनका कोई भी आंदोलन सफल। पूर्ण रूप से सत्ता में भागीदारी होने के बाद भी साहब अपने अनुयायियों को, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि सामाजिक जड़ें, गैर राजनीतिक जड़ें, तो सामाजिक आंदोलन को कितना महत्वपूर्ण हमारे महापुरुष हमें बता रहे हैं, तो उनमें हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आज आधुनिक भारत में परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी, जो अपने विद्यार्थी जीवन से एक बहुत अर्ली स्टेज से सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी निभाते निभाते आज हमारे बीच में महापुरुषों के बिल्कुल पदचिन्हों का अनुपालन करते हुए, उनके अक्षर से सूत्रों का अनुपालन करते हुए आज पूरे भारत के बौद्ध समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। उन्हीं के शब्दों में मान्यवर साहब उनके आदर्श हैं। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, जो हमारे समाज का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक आचार संहिता है, एक धार्मिक ग्रंथ है, उसी की बुनियाद पर चलकर इस समाज का आंदोलन कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, ये विशुद्ध रूप से भारत के लोगों का, भारत के बौद्ध समाज का, जिन्हें सामाजिक भाषा में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति इस तरह कह सकते हैं, लेकिन बौद्ध समाज कहकर हम लोग संबोधित करते हैं, क्योंकि मौलिक रूप से बौद्ध समाज है। तो आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल एक सामाजिक आंदोलन से अपने जीवन की शुरुआत करते हुए, उस दौर में भी उन्होंने एकेडमी खोलकर निःशुल्क छात्रों को पढ़ाकर बड़े पैमाने पर समाज को बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। और आधुनिक भारत में एक भिक्षु के रूप में आज पूरे देश के बौद्ध समाज का एक बेहतरीन मार्गदर्शन श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी कर रहे हैं। ये काम अब रुकने वाला नहीं है। मैं 2 मिनट में आज की, चूंकि एक प्रासंगिक घटना है, मैं 2 घटनाओं का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। नंबर 1 आज से शुरू करके बता रहा हूं। आज भारत बंद का आह्वान था। इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा SC/ST एक्ट बनाकर जो इस समाज के लिए एक सुरक्षा का तंत्र बनाया गया, कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए एक लाठी हाथ में दी गई। इस विरोधी सरकार ने, दूषित मानसिकता की सरकार ने उस पर प्रहार किया। समाज पर एक संकट आया, और जब समाज पर संकट आया, उसने देखा कि जो हमारा सहारा था, जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ हमारा एक महत्वपूर्ण अधिकार था, वो तो सब नष्ट कर दिया। इस संकट को समाज ने गंभीरता से लिया
और 2 अप्रैल सन 2018 को समाज खड़ा हुआ और समाज का इतना बड़ा आंदोलन कि देश की सरकार की चूल्हे हिल गई, तत्काल प्रभाव से बैठक बुलानी पड़ी और वो अधिकार बहाल हुआ। भले इसकी कीमत 13 नौजवानों की शहादत, उनकी कुर्बानी देनी पड़ी। एक इंसिडेंट हुई, एक घटना घटी, निश्चित रूप से वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन उसमें मैं कह सकता हूं नेतृत्व के रूप में कोई भूमिका हम नहीं निभा सके। बुद्धिजीवी उसमें पहले बैठा नहीं, कोई निर्णय नहीं लिया और नेतृत्व के अभाव में, बुद्धिजीवियों के बैठने और सोचने के अभाव में इतनी बड़ी ताकत वो निरर्थक तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो एक ऐसा अहित जो होने जा रहा था जिससे बड़ी क्षति हो जाती, उस आंदोलन ने उसको बचाया, लेकिन उस शक्ति का हम बड़ा प्रयोग कर नहीं पाए। उस ताकत को, जो ताकत पैदा हुई समाज की, उसको हम संभाल के नहीं रख पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए। नेतृत्व के अभाव में हमारी भूमिका, बुद्धिजीवी की भूमिका उसमें नगण्य रही। आज फिर एक आंदोलन हुआ, चूंकि ये घोषित लोगों ने कायदे से किया, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक संगठनों की भूमिका रही, इसके आयोजक सामाजिक संगठन ही थे। भले ही बाद में विवश होकर राजनीतिक दलों को भी ने भी अपना समर्थन दिया, भले ही ये उनके अस्तित्व का सवाल था या उनकी इज्जत आबरू का सवाल था या उनकी समझ में देर से आया, जैसे भी आया, लेकिन अच्छा रहा। हम उनको भी साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अब चूंकि ये एक घोषित कार्यक्रम था, तमाम संगठनों ने सोच विचार कर काम किया, तो इसमें योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू हुआ। कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, बहुत इत्मीनान के साथ ज्ञापन दिया गया और देखने में आया कि तमाम राज्यों में, जनपदों में, चाहे कहीं ट्रेन रोकी, चाहे कहीं बाजार बंद हुए, और जानकर हैरान होंगे जिस समाज के कोई प्रतिष्ठान नहीं, बाजार में कोई भागीदारी नहीं, कोई कल कारखाने नहीं, और वो सारे के सारे बड़े पैमाने पर बंद हो गए। बाजार किसी और के, कल कारखाने किसी और के, प्रतिष्ठान किसी और के, लेकिन सामाजिक एकजुटता का यह आह्वान था कि तमाम बड़े पैमाने पर बाजार बंद हो गए। ये आज समाज की एक जीत थी, एक प्रभाव था, एक ताकत थी। इन आंदोलनों से गुजरते हुए समाज ने एक सामाजिक स्तर पर शक्ति स्थापित की है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। धार्मिक आंदोलनों में जो काम हो सकता था, सेवा भाव का, वो बड़े पैमाने पर किया। धम्मभूमि के लोग जहां भी रहे, उन्होंने अपनी सेवा सत्कार में पूरी भूमिका निभाई, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा रही, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रही, समता सैनिक दल रही, और स्थानीय तमाम महत्वपूर्ण संगठन शामिल रहे, लेकिन सबकी बड़ी अच्छी सामंजस्य बना, सबकी सुंदर भूमिकाएं रही, तो एक आंदोलन को सही रूप दे सके। ये वर्तमान जो आज ही संपन्न हुआ है, मैं उसके एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। तो सम्मानित सज्जनों, बौद्ध समाज के लोगों, ये कहते हुए कि अब इसकी शुरुआत तो होनी ही है, चाहे वो आरक्षण के नाम पर शुरू हो जाए या किसी उत्पीड़न, अत्याचार से शुरू हो जाए, या और कोई ऐसी घटना हो या न हो, लेकिन देश में इस तरह की शुरुआत होना जरूरी है। इसलिए उससे पहले की कोई शुरुआत हो, हम सब लोग, देश के बौद्ध समाज के लोग, इन कामों के लिए बैठे, बुद्धिजीवी वर्ग बैठे, एक दिशा तय करें, कार्य योजना बनाए, आंदोलन के सुखद परिणाम आए। इसमें हमारी भूमिका, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, जो शिक्षित हैं, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हुए कार्य योजना बनाकर समाज का मार्गदर्शन करें। जिनके पास धन है, संसाधन है, नौकरी पेशा है, वो अपने साथ धन का, संसाधनों का उपयोग करके आंदोलन को मजबूती दें।
जो प्रचारक हो सकते हैं, जो लेखक हो सकते हैं, जो गायक हो सकते हैं, जो जागृति जत्था के रूप में काम कर सकते हैं, जो प्रशिक्षण दे सकते हैं, जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसकी जो संपदा है वो उसी भूमिका में काम करे और इस भावना से काम करे कि भले ही इसमें पद प्रतिष्ठा का कोई मामला नहीं है, हमारे किए हुए कार्य के परिणाम आने चाहिए, पूरे देश के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे हमारे आदर्श राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले हैं, हमारे आदर्श पेरियार साहब हैं, हमारे आदर्श आधुनिक भारत के निर्माता मान्यवर साहब काशीराम साहब हैं, हमारे पास आदर्श हैं, उनके सूत्र हैं, उनके द्वारा समाज में किए हुए आंदोलन की भूमिका के हमारे पास उदाहरण हैं। इसलिए हमें कहीं और से कुछ लेना नहीं, और से कहीं कुछ सीखना नहीं। एक सुंदर मार्ग, सुंदर आंदोलनों का इतिहास और गढ़े हुए सूत्र हमारे पास है। तो मैं अनुरोध करूंगा आज बीआरसी के माध्यम से, जैसा श्रद्धेय भंते जी का निर्देश हुआ, मैंने उन्हीं से पूछकर ये सारी बातें आपको बताई है। मैं ऐसा आग्रह करता हूँ, आशा करता हूँ कि हम सब लोग इस बीआरसी गूगल मीट के माध्यम से एक कार्यशाला के रूप में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का लाभ लेकर हम भी इसलिए संकल्पित हों, जो जिस भूमिका में है, जो बोल सकते हैं वो बोलें, जो लिख सकते हैं वो लिखें, जो धर्म की शिक्षाओं में पारंगत होकर धर्म का प्रचार कर सकते हैं वो धर्म का प्रचार करें, जो राजनेता के रूप में एक अच्छा राजनीतिक नेतृत्व दे सकते हैं वो राजनेता बने। हम तो एक कार्यशाला के रूप में यहाँ बैठे हैं। धम्मभूमि इज द लीडर ऑफ द लीडर्स। धम्मभूमि तो नेतृत्वकर्ताओं का नेतृत्व है, ये तो लीडिंग अथॉरिटी है, ये तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। तो चूंकि देश में अब एक जरूरत है, हम देख रहे हैं कि सारा देश एक नेतृत्व की क्राइसिस से गुजर रहा है और एक ऐसी वर्कशॉप है जहाँ लीडरशिप तैयार की जा रही है। बहुत लोग संवाद करना सीखें, बहुत लोग बोलना सीखें, बहुत लोग एंकरिंग करना सीखें, बहुत लोग गीत लिखना सीखें। इस बहुजन मूवमेंट को, सामाजिक आंदोलन को अपने एक निजाम तक ले जाने के लिए, एक परिणाम तक ले जाने के लिए जिसकी जो भूमिका है वो रहे। ये बताते हुए साथियों, आंदोलन आता है चला जाता है, आंदोलन किसी का इंतजार नहीं करता। आंदोलन की भाषा और परिभाषा आंदोलनकारी समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर करके हमारे बीच से चले गए, वो दोबारा नहीं आएंगे। मान्यवर साहब काशीराम जी हमारे बीच रहे और चले गए, दोबारा नहीं आएंगे। आज उनकी परछाई के रूप में, उनके बताए हुए मार्ग पर एक नेतृत्व के रूप में श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल और उनके साथ बहुत ही सम्मानीय भिक्खु आज देश का नेतृत्व करने की स्थिति में है। मेरा आग्रह है, आप किसी भी संगठन में रहें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस सीखने की प्रक्रिया से गुजरें, यहाँ सीखें और सही जाकर सही कार्य करें। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ सीख कर आए, आप देखेंगे कि आप एक कामयाब व्यक्ति हैं, आपकी दिशा और दशा दोनों ठीक है। इसलिए बीआरसी की गूगल मीट और धम्मभूमि एक विश्वविद्यालय की तरह है। यहाँ आप ठीक से पढ़कर सीख कर निकले। आप कहाँ काम करेंगे, कितना अच्छा काम करेंगे, ये आपका मूल्यांकन करने का विषय रहेगा। आज बीआरसी के माध्यम से सामाजिक आंदोलन और इसमें हमारी भूमिका विषय पर मुझे बात रखने का अवसर मिला। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वदेव भंते जी को।